सातवीं कक्षा के बच्चों, आज नागरिक शास्त्र में हम पाठ 6वां नीति निदेशक सिद्धांत और मौलिक कर्तव्य इसका अध्ययन करेंगे। ये आपके नागरिक शास्त्र का आखिरी पाठ है। पिछले पाठ में आपने भारतीय संविधान द्वारा दिए गए अधिकारों का अध्ययन किया था और आपने ये समझा था कि भारतीय नागरिकों को कौन कौन से अधिकार दिए गए हैं, और हमने ये भी समझा था कि इन अधिकारों का न्यायालय द्वारा किस तरह से हमें संरक्षण प्राप्त है। मौलिक अधिकारों का हमारे व्यक्तिगत तथा सार्वजनिक जीवन में बहुत अधिक महत्व है, और इसी पृष्ठभूमि पर हम ये समझेंगे कि नीति निदेशक सिद्धांत किस प्रकार से इन मौलिक अधिकारों के लिए महत्वपूर्ण हैं। तो अब हम देखेंगे मौलिक अधिकार के लिए नीति निदेशक सिद्धांत जो है किस प्रकार से मार्गदर्शक साबित होते हैं। मौलिक अधिकार सरकार के अधिकारों पर बंधन लगाते हैं। देखो, सरकार मतलब जो हमें पूरे देश को चलाती है। आपको पता है, सत्ता मिलने के बाद सत्ता का दुरुपयोग एक बहुत ही आम सी बात होती है। कोई भी व्यक्ति हो, जब वो उच्च पद पे होता है तो उस पद के कारण वहाँ पर जो उसे अधिकार मिलता है, अतिरिक्त अधिकार मिलता है, कई बार लोग उसका बहुत ही गलत दुरुपयोग भी करते हैं। तो सरकार भी उसी तरह से, भाई सरकार पूरे देश को चला रही है, पूरे देश के लिए नीतियाँ तय कर रही है, तो सरकार भी इस तरह से मनमानी ना हो जाए, इसीलिए जो है उनके अधिकारों पर बंधन किस प्रकार से लगता है वो हमने पिछले पाठ में देखा था। संविधान में बहुत सारे नियम हैं। संविधान हमारे देश का एक तरह से देखा जाए तो हर चीज़ से ऊंचा है संविधान, सरकार से भी ऊपर है संविधान, क्योंकि संविधान ही तय करता है कि देश में व्यवस्था किस प्रकार की रहेगी और उसी के अनुसार सरकार को चलना होता है। तो जैसे कि यहाँ पे हमारे संविधान में उल्लिखित है कि सरकार नागरिकों में जाति, धर्म, वंश, भाषा और लिंग के आधार पर भेदभाव ना करे। और ये तो हमारे संविधान में उल्लिखित है, और अगर भेदभाव सरकार ने किया तो नागरिकों के पास अधिकार होता है कि वह उसके खिलाफ न्याय की मांग करे, न्यायालय में जा कर के। तो इस तरह से देखो, ये बंधन उन पे लाद दिया गया है और नागरिकों को अधिकार दे दिया गया है, जिसके कारण सरकार पे अपने आप बंधन लग जाता है। तो सरकार नागरिकों में जाति, धर्म, वंश, भाषा तथा लिंग के आधार पर भेदभाव न करे। दूसरा है, सभी कानून के समक्ष समान है तथा सभी को कानून का समान रूप से संरक्षण प्राप्त है। इससे किसी को वंचित न रखा जाए, चाहे अमीर हो चाहे गरीब। गुनाह अगर एक तरह का है तो सज़ा भी एक ही तरह की होगी, और किसी में भी अमीर, गरीब, ताकतवर, कमज़ोर के हिसाब से जो है भेदभाव न करते हुए सभी को कानून के समक्ष समान माना गया है और सभी को समान रूप से कानूनी संरक्षण भी प्राप्त है। सरकार किसी भी व्यक्ति के प्राण छीन न ले, यानी किसी भी व्यक्ति को किसी के प्राण छीन लेने का अधिकार नहीं है। जिसमें से सरकार जो है वो सत्ता में है, पर उसे किसी भी व्यक्ति के प्राण छीनने का अधिकार नहीं है। और इसके अलावा सबसे महत्वपूर्ण है, धार्मिक कर लागू न करें, क्योंकि हमारा देश एक धर्मनिरपेक्ष देश है। हमारी सरकार किसी भी धर्म का पक्ष नहीं लेती है। सभी धर्म लोगों के व्यक्तिगत भावना का विषय होते हैं, और इसीलिए सरकार किसी भी तरह से धार्मिक कर, किसी भी प्रकार का धार्मिक टैक्स नहीं लगा सकती है। अब सरकार क्या करे, इस विषय में सरकार को किस तरह से देश का चलाना है, कामकाज कैसे करना है, अब इस विषय में संविधान ने कुछ निर्देशों का उल्लेख किया हुआ है। और इन निर्देशों का उद्देश्य यही है कि संविधान की उद्देशिका या जो प्रस्तावना है उसमें जो भी उद्देश्य हैं स्पष्ट किए गए हैं, उन्हें प्राप्त करने हेतु मार्गदर्शन मिले। इसलिए इन निर्देशों को नीति निदेशक सिद्धांत कहते हैं। इन्हें नीति निदेशक सिद्धांत क्यों कहते हैं? क्योंकि अपेक्षित ये है कि संविधान की उद्देशिका में जो उद्देश्य स्पष्ट किए गए हैं उन्हें प्राप्त करने में मार्गदर्शन मिले, और इसीलिए ये जो निर्देश होते हैं इन्हें नीति निदेशक सिद्धांत कहते हैं। जैसे देखिए, आप सीधी सी बात है, आप अपने घर में ही देख लीजिए
अगर हमें सुबह से शाम तक हमें ये पता ना हो कि हमें करना क्या है, तो हमारे घर का काम जो है वो सही ढंग से नहीं हो पाएगा। लेकिन अगर हमें निश्चित पता हो कि हमें सुबह इतने बजे उठना है, हमें 6 बजे उठ जाना है, उसके बाद उठने के बाद हमें सबसे पहले घर में जो भी छोटे छोटे काम हमारे हैं वो उन्हें निपटाना है, उसके बाद नहाना धोना है, निश्चित समय पे हमें पता है ये हमारे रोज़मर्रा का काम है। तो रोज़मर्रा का काम हो, चाहे हमारी छोटी संस्था, जैसे हम स्कूल में जाते हैं, स्कूल में जाने के बाद हमें पता है स्कूल में हमें किस प्रकार से जाना है, हमें स्कूल में किस प्रकार से रहना है, हमारा पूरा स्कूल का जो समय है वो 7 बजे से लेकर 12 बजे तक का समय हमें किस प्रकार से बिताना है, हमें पता है। कैसे पता है? क्योंकि कुछ नियम है, चाहे घर हो चाहे बाहर हो, हमें कुछ नियमों का पालन करना पड़ता है। अब वो नियम हमें कोई बताता नहीं है, हमें पता चल गया है। शुरू में हमें किसी ने बताया होगा, उसके बाद बस हमने वो ध्यान में रखा है और अब हम उन्हीं नियमानुसार काम करते हैं। ठीक इसी तरह से संविधान में भी हमारे देश को किस तरह से चलाना है। देश कोई छोटी मोटी जगह नहीं है, हमारा देश बहुत बड़ा है जिसमें 125 करोड़ जनता है। तो इस जनता को संभालना, इनकी समस्याओं को समझना और देश को सुचारू रूप से चलाना किसी एक चुनौती से कम नहीं है। ऐसे में संविधान में जो ये निदेशक सिद्धांत हैं, ये बहुत बड़े मार्गदर्शक के रूप में काम करते हैं। सरकार को उससे बड़ी मदद मिलती है कि उन्हें अपना कामकाज किस प्रकार से करना है। अब इन नीति निदेशक सिद्धांतों को संविधान में क्यों रखा गया, क्यों इन्हें जो है मेंशन किया गया उसमें। तो जैसे कि आप जानते ही हैं, हमारा देश अंग्रेज़ों का ग़ुलाम था और 1947 में जब हमें आज़ादी मिली, उससे ठीक पहले 1946 में हमारे संविधान सभा की पहली बैठक हुई। संविधान ये तय हो गया था कि देश आज़ाद होने वाला है, तो जब आज़ाद देश होगा तो उसका जो कानून है वो भी हमारे देश का होना चाहिए। उसके पहले हमारे देश में अंग्रेज़ों का कानून लागू था, तो इसीलिए संविधान बना। और फिर 26 जनवरी 1950 को संविधान जो है वो पूरे देश के सामने स्वीकृत हो गया। वैसे तो संविधान बन के 26 नवंबर 1949 को ही उसे संविधान सभा ने मान्यता दे दी थी। तो जब देश आज़ाद हुआ उस समय हमारे सामने सबसे बड़ी चुनौती थी देश में कानून और व्यवस्था निर्माण करने की, सुचारू रूप से प्रशासन चलाने की। दरिद्रता, पिछड़ापन, निरक्षरता यानी अनपढ़, पढ़ा लिखा न होना, इन सब को दूर करके शासन व्यवस्था को पटरी पर लाना था। क्योंकि उस वक्त देश में सबसे बड़ी समस्या यही थी, दरिद्रता थी, गरीबी थी, पिछड़ापन था और निरक्षरता भी थी। तो इन सब को दूर करके देश की शासन व्यवस्था को पटरी पर लाना था, राष्ट्र निर्माण और विकास का कार्य करना था। इसके लिए नवीन नीतियाँ तय करना और उनको लागू करना, लोक कल्याण के उद्देश्यों को साध्य करना। संक्षेप में कहा जाए तो भारत का रूपांतर एक नए विकसित और उन्नत देश में करना था। और इसके लिए संघ सरकार और राज्य सरकार, संघ सरकार मतलब केंद्र सरकार, और राज्य सरकार को किन विषयों को प्राथमिकता देनी चाहिए, लोक कल्याण के लिए कौन सी योजनाएं बनानी चाहिए, यह संविधान में नीति निदेशक सिद्धांतों द्वारा स्पष्ट किया गया है। इन सिद्धांतों को राज्यों की नीतियों का आधार बनाया गया। राज्य अपनी नीतियाँ किस प्रकार निर्धारित करें। प्रत्येक नीति निदेशक सिद्धांत में राज्य की नीति निर्धारण हेतु एक विषय निश्चित है और उसी विषय के रूप से राज्य नई नीति निश्चित करे, यह अपेक्षा की जाती है। इन सभी नीतियों का कार्यान्वयन एक साथ और एक ही समय में करना हो तो उसके लिए बहुत ज़्यादा धन की आवश्यकता अनुभव होगी। इसलिए उन्होंने सरकार पर मौलिक अधिकारों के समान नीति निदेशक सिद्धांतों को अनिवार्य नहीं बनाया। देखिए, मौलिक अधिकार ये अनिवार्य हैं, हमारे से कोई छीन नहीं सकता है हमारे मौलिक अधिकारों को। नीति निदेशक सिद्धांत एक तरह से सिर्फ मार्गदर्शक तत्व के रूप में हैं, ये अनिवार्य नहीं है, लेकिन इनको ध्यान में रखते हुए राज्यों को अपनी नीतियाँ बनानी पड़ती हैं। सभी राज्य क्रमशः लेकिन निश्चित रूप से इन सिद्धांतों का कार्यान्वयन करें, ऐसी अपेक्षा संविधान निर्माताओं ने व्यक्त की। यानी जिन लोगों ने संविधान बनाया
उन लोगों ने ऐसी अपेक्षा व्यक्त की कि जो ये नीति निदेशक सिद्धांत हैं इनको मार्गदर्शक तत्व मान के राज्य सरकार अपनी नीतियाँ निश्चित करे। अब हम देखेंगे कौन से ऐसे नीति निदेशक सिद्धांत हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। तो जैसे कि सबसे पहला, सरकार सभी को आजीविका का साधन उपलब्ध करा दे। इस बारे में स्त्री और पुरुष का भेदभाव न करे। आजीविका का साधन मतलब आपको पता है, हमें जीने के लिए रोटी, कपड़ा, मकान, ठीक है, तो रोटी, कपड़ा, मकान इनकी व्यवस्था करने के लिए कमाई भी तो होनी चाहिए। वही है, हमारी कमाई सुनिश्चित करे सरकार सभी को, यानी हमें किस प्रकार से नौकरी मिले, अधिक से अधिक लोगों को किस तरह से कामकाज मिले ताकि वो अपनी आजीविका जो है, अपना जीवन यापन सही ढंग से कर सकें। अगर एक किसान भी है तो किसान को किस तरह से वह अपनी आजीविका के साधन को बरकरार रखे, इसके लिए सरकार ने क्या किया है, सस्ते बीज उपलब्ध करा दिए हैं। जो खेती के जो साधन होते हैं उन साधनों को सस्ते दामों पे सरकारी जो केंद्र होते हैं वहाँ पर सस्ते दामों पर उपलब्ध कराया है। तो इस तरह से चाहे किसान हो, चाहे पढ़े लिखे हों, चाहे कोई अनपढ़ ही हो, हर एक के लिए आजीविका का साधन उपलब्ध हो और उसके लिए स्त्री और पुरुष का भेदभाव न करे। जैसे आजकल आपने मनरेगा सुना होगा, ये भी रोज़गार का एक साधन है जिसमें रोड बनते हैं और सारे मज़दूर ऐसे मज़दूर होते हैं जो पढ़े लिखे नहीं होते हैं, जिनको कोई बहुत बड़ी नौकरी नहीं मिल सकती, लेकिन वो भी अपनी रोज़ाना की कमाई जो है कर सकते हैं। उनको एक निश्चित रकम जो है उनके काम के बदले में दी जाती है। तो ये तो आज की बात कर रहे हैं, लेकिन ये जो हम नीतियाँ जो तय हुई हैं ये आज़ादी के समय तय हुई थी। तो सरकार सभी को आजीविका का साधन उपलब्ध कराए और इस बारे में स्त्री और पुरुष का भेदभाव न करे। स्त्री और पुरुष को समान काम के लिए समान वेतन दें। जैसा कि मैंने बताया, महिला दिवस के दिन मैंने एक मैसेज भेजा था जिसमें आपको बताया था कि महिला दिवस की शुरुआत ही इसी बात को लेके हुई थी अमेरिका में, क्योंकि वहाँ पे स्त्रियों को एक ही काम के लिए पुरुष को अधिक वेतन था और स्त्रियों को कम वेतन था। और ये इसी आंदोलन की शुरुआत वहाँ से, इस आंदोलन की कामगार आंदोलन के रूप में इसकी शुरुआत हुई थी और बाद में जो है वह आंदोलन बड़ा सफल रहा और फिर इस 8 मार्च जो है उन्होंने अपनी सफलता के दिन को ही महिला दिन के रूप में बदल दिया और ये महिला दिवस मनाया जाने लगा। तो स्त्री और पुरुषों को समान काम के लिए समान वेतन दें। आज के समय में अगर हम देखें, आज के भारत में हम बहुत ही गर्व से कह सकते हैं कि हमारे भारत देश में स्त्री और पुरुषों को समान काम के लिए समान वेतन दिया जाता है। लोगों के स्वास्थ्य सुधार हेतु उपाय योजना करें, क्योंकि अगर स्वस्थ हमारी जो पीढ़ी है अगर वो स्वस्थ रहेगी, हमारे बच्चे अगर स्वस्थ रहेंगे, हमारे नागरिक अगर स्वस्थ रहेंगे तो हमारा देश अपने आप विकास करेगा। क्योंकि स्वस्थ तन से स्वस्थ मन, और स्वस्थ मन जो होता है वो कार्य करने में भी उतना ही अग्रणी होता है। तो ऐसे में अगर लोगों का स्वास्थ्य अच्छा रहेगा तो देश का भी विकास होगा। इसके अलावा पर्यावरण की रक्षा करें, क्योंकि भले दिखाई न देता हो लेकिन जिस देश का पर्यावरण अच्छा नहीं है, जहाँ पर पर्यावरण मतलब क्या, पेड़ पौधे, हमारे जो जंगल हैं, जैसे हमारे शरीर में फेफड़ा काम करता है उसी तरह से इस धरती पर जो जंगल हैं वो भी फेफड़े का काम करते हैं। तो वह पूरे पर्यावरण को सुरक्षित रखने का काम करते हैं। और ये पूरा देश, पूरी धरती जो है वो अलग अलग देशों में बटी है, तो सब देशों की ये जिम्मेदारी बन जाती है कि वो अपनी अपनी पर्यावरण का संरक्षण करें, किसी प्रदूषण से बचें, प्रदूषण को कम करें। तो इस तरह से पर्यावरण का संरक्षण जो है वो भी देश की प्रगति के लिए बहुत आवश्यक है। राष्ट्र की दृष्टि से महत्वपूर्ण स्थानों अर्थात स्मारकों, वास्तुओं का संरक्षण करें। किसी भी राष्ट्र की पहचान उसका इतिहास होता है। हमारे भारत देश का भी इतिहास बहुत ही गर्व से हम अपने देश का इतिहास लोगों को बता सकते हैं। तो हमारे इतिहास के साक्षी हमारे स्मारक हैं, हमारे वास्तु हैं पुराने, इनका संरक्षण हम करें, ये भी अपेक्षित है। समाज के दुर्बल वर्गों को विशेष संरक्षण प्रदान करें तथा उनके विकास के अवसर उपलब्ध करा दें। और दुर्बल वर्ग यानी क्या? दुर्बल यानी शरीर से कमज़ोर, ऐसे नहीं। दुर्बल वर्ग यानी जो गरीब हों, जो पिछड़े वर्ग के हों। पिछड़ा वर्ग मतलब आपको पता है हमारे देश में पहले जाति व्यवस्था थी। हमारा समाज जो है वो 4 हिस्सों में बटा हुआ था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। तो पहले जाति व्यवस्था के कारण जो छोटे समाज के लोग थे वो पढ़ लिख नहीं पाते थे,
उनका विकास अधिक नहीं हो पाया। तो ऐसे में इस व्यवस्था को समाप्त करके अमीर गरीब, जिनके पास पैसा है उनके पास अकूत पैसा है, और जो गरीब हैं वो बेहद गरीब हैं, तो ऐसे लोगों को दुर्बल वर्गों में रखा गया है। तो ऐसे दुर्बल वर्गों को विशेष संरक्षण दें ताकि वो अपना विकास कर सकें। इसके अलावा वृद्धावस्था, दिव्यांगत्व मतलब अपंग जैसे होते हैं, जैसे आँख से अंधे हों या पैर से जो है, आपने देखा होगा पोलियो वगैरह जिनको हुआ रहता है, तो ऐसे लोगों को दिव्यांग कहा जाता है, यानी जिनके अंग में किसी न किसी प्रकार का व्यंग हो। वृद्धावस्था, बुढ़ापा, बेरोजगारी, नौकरी का न होना, इन सब से नागरिकों की रक्षा करें और इन सभी लोगों को सुरक्षा प्रदान करें। भारत के सभी नागरिकों के लिए समान नागरिक कानून लागू करें। यहाँ पर हम अपने इस प्रकरण को अब रोकेंगे और मैं इस लेसन का एक और वीडियो बनाऊंगी जिसमें इस लेसन को इस पार्ट को हम पूरा करेंगे। तब तक आप लोग इस पार्ट के इन मुद्दों को समझिए अच्छी तरह से, और इस वीडियो को देख करके आप नीति निर्देशक सिद्धांतों से संबंधित जो भी आपके डाउट्स हैं उनको जो है क्लियर कर लीजिए।